friends, welcome back in the world of the coach-up class. So basically as I told you in my own video sessions about the work, but right now I'm going to describe the actual work on the paper. So let's start our topic, but before we start, शुरुआत करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियोज़ हो, कोई भी क्वेरीज हो, मैं आपको सेंड कर सकूं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. वर्क देखिए, कहने के लिए तो हिंदी में ये काम होता है. यहाँ अगर फिजिक्स के हम भाषा में बात करेंगे तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी डिस्प्लेस द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस. मतलब कि इसका ठेठ हिंदी ये होता है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे, व्हेन वी अप्लाइड ए फोर्स, अगर हम किसी बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई किया तो हमारे फोर्स अप्लाई करने की वजह से, ये एफ यानी फोर्स है, ये हमारे फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस फोर्स का प्रभाव बॉडी पे क्या पड़ेगा, असर क्या पड़ेगा, और हमने फोर्स लगाया तो इसी डायरेक्शन में ये मूव किया. ये देखिए एक इमेजनरी बॉडी है, ये बॉडी यहाँ से लेकर के यहाँ डिस्प्लेस हो गया. Where F is the applied force and small s is the distance covered by a body. देखिए वर्क की अगर हम बात करेंगे तो सोचना ये भी एक काम है, सिंगिंग करना ये भी एक काम है, डांसिंग ये भी एक काम है, आपको ईटिंग ये भी एक काम है, लाफिंग, स्पीकिंग, थिंकिंग, कोई भी ऐसी चीज़ें जो रोज़ाना की ज़िंदगी में आप करते हैं वो काम है. लेकिन फिजिक्स की भाषा में वर्क का मतलब द वन एंड द ओनली वन एक ही चीज़ होता है कि अगर किसी बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई किया और हमारे फोर्स अप्लाई करने की वजह से कोई बॉडी यदि अपनी एक जगह से दूसरी जगह वो अपना पोजीशन चेंज कर लेती है तो उस चीज़ को हम कहते हैं क्या, काम हो गया. मैथमेटिकली F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, यानी कि वर्क होने के लिए शर्त है फोर्स का अप्लाई होना, और जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसके द्वारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का कवर अप करना. वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी का मतलब ये होता है कि जिस तरह से फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, जिस तरीके से हम फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे यानी कि ताकत ज़्यादा लगाएंगे तो बॉडी उतना ही तेज़ी से और उतना ही जल्दी और उतना ही दूरी तय करेगा. अगर फोर्स हम कम लगाएंगे तो वर्क भी मेरा कम होगा. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. इट मीन्स, इसका कहने का मतलब है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे काम उतना ज़्यादा होगा, और कोई बॉडी जितना ज़्यादा दूरी तय करेगा काम उतना ज़्यादा होगा. वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. इसका मतलब यही होता है कि जिस तरीके से फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी वर्क की वैल्यू बढ़ेगी. अब इसका यहाँ पे नेक्स्ट है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स यानी वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और ए डिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, यानी कि काम तभी होगा जब कोई बॉडी अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे कोई दूरी तय करती है. यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज इन सच ए वे दैट वेयर k इज द कांस्टेंट टर्म, और k की जो ऑलमोस्ट जो वैल्यू होती है वो 1 होता है. k है ये जो कांस्टेंट टर्म है, और W here is the work done. तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. ये आमतौर पे सिंपल फॉर्मूला होता है. वर्क को कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू F इंटू F मल्टीपल्स ऑफ S. लेट्स सी, W इज द वर्क डन, फोर्स मल्टीपल्स ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स कहाँ लगा, जहाँ पे जिस दिशा में बॉडी मूव कर रहा है उसी दिशा में हमारा फोर्स भी साथ ही लग रहा है. SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. वर्क का जो SI यूनिट होता है वो जूल होता है, यानी और जूल को हम लोग कैपिटल J से डिनोट करते हैं. और जूल जो नाम पड़ा, एक साइंटिस्ट है जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उन्हीं के नाम पे ये जूल पड़ा है. CGS यूनिट ऑफ इज अर्ग. इसका CGS यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है. और 1 अर्ग की वैल्यू क्या होती है, 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर. ये इसकी 1 अर्ग की वैल्यू होती है CGS यूनिट की टर्म्स में. देखिए आमतौर पे क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द 1 जूल. 1 जूल का मतलब आप क्या समझते हैं. 1 जूल का मतलब ये होता है कि 1 जूल इज डिफाइंड एज व्हेन 1
न्यूटन फोर्स अप्लाइड, जब एक न्यूटन फोर्स अप्लाई होता ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो वो एक न्यूटन फोर्स अप्लाई होने की वजह से द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस 1 मीटर बाय द एक्शन ऑफ फोर्स, उस 1 मीटर फोर्स अप्लाई होने की वजह से वो 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट पर हमारा फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ा कि वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर दूरी उसने तय किया। यानी कि हमारे 1 न्यूटन फोर्स लगाने की वजह से अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर की दूरी तय करता तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 जूल। देखिए यहाँ पे जूल को, यानी एसआई यूनिट ऑफ जो वर्क होता है वो जूल के अलावा एक और चीज होता है, वो होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, ये आपको ये जो न्यूटन है ये फोर्स का एसआई यूनिट है और ये आपको लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर। तो फोर्स का यानी वर्क का जो आपको एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है। लेट्स सी आवर टॉपिक डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। अब तक तो आपने देखा, यानी कि आपने फॉर्मूला ऑफ वर्क देखा, आप डायमेंशनल आप देखेंगे। देखिए आप जैसा कि जानते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है फॉर्मूला, W इज इक्वल टू F इंटू एस। अब देखिए यहाँ पे, अब जब भी हम डायमेंशनल यूनिट हम किसी भी चीज़ का निकालते हैं तो वो W इज इन द बिग ब्रैकेट इज इक्वल टू, ये सारे के सारे देखेंगे आप फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। और फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा मास इनटू एक्सेलरेशंस, आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा मास इनटू एक्सेलरेशंस। तो हियर देखिएगा फोर्स क्या है, यानी यहाँ पे क्या मास क्या है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको समझाते हैं। यहाँ देखिएगा कि जो फोर्स की जो वैल्यू होती है यानी मास इनटू क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। तो ये मास को हम कैपिटल M से हम लिखते हैं, देखिए हमने कैपिटल M से लिखा, कैपिटल M टू द पावर 1। और एक्सेलरेशंस जो एक्चुअली होता है वो एक्सेलरेशंस का आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में, ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ देखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का मतलब क्या हो गया, लेंथ हो गया, और अपॉन, और एस यहाँ पे क्या है, टाइम है, यानी एस का मतलब सेकंड और ये क्या है, टाइम है। तो टी का मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम का स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे मास का मतलब कैपिटल M, और यहाँ पे m स्मॉल m यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया, ये आपको कैपिटल से होगा, ये आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या, मीटर का मतलब हो गया होता है लेंथ यानी कि डिस्टेंस, और सेकंड स्क्वायर का मतलब है टाइम का स्क्वायर। तो टाइम का स्क्वायर का मतलब हो गया यानी कि लेंथ बटे टाइम का स्क्वायर, और इस चीज को हम इनवर्स के फॉर्म में आपने पढ़ा होगा, इसको हम लिख सकते हैं LT का स्क्वायर, यानी कि m टू दी पावर 1 L टू दी पावर 1 और T टू दी पावर -2। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, यानी कि L बाई T का स्क्वायर को हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। और ये क्या दोस्तों, ये है आपका स्मॉल s का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को पता ही आपको, डिस्टेंस हो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो कोई दूरी होता है, तो कोई दूरी होता है, इसका मतलब दूरी को हम लोग हमेशा लेंथ से हम लोग डिनोट करते हैं। तो लेंथ टू दी पावर L टू दी पावर 1, और इसको हम बिग ब्रैकेट में रखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट नहीं कर सकते हम, इसको केवल बिग ब्रैकेट ही रखेंगे। एक्सेलरेशंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखिए मीटर का मतलब क्या, ये मीटर का मतलब कहीं ना कहीं ये लेंथ के बारे में बात कर रहा है, और लेंथ का मतलब क्या होता है कैपिटल L, और एस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस का मतलब था आपको डिस्टेंस, लेकिन इस टर्म में चूंकि हम एक्सेलरेशंस के केस का बात कर रहे हैं तो यहाँ हमने आपको बताया है एस का मतलब होता है यहाँ पे आपको टाइम, यानी कि टाइम के बारे में बात कर रहा है। ये एस का मतलब क्या है, सेकंड है। और टाइम को किससे नोट करते हैं, आपको मैंने फंडामेंटल यूनिट में पढ़ाया होगा आपको, टाइम यानी कैपिटल T, मीटर को हम लोग कैपिटल L से नोट करते हैं, और यहाँ पे मास क्या होता है, यहाँ पे आपको जो मास है ये कैपिटल M है। अब देखो M, L और T, M, L, T ये तीनों ये ऐसे चीज हैं, ये नहीं कि ये हर जगह फिजिक्स में यूज होने, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, मास हो गया, लेंथ हो गया, साथ में से ये जो 3 है मास, लेंथ और टाइम, ये इसी में से है। तो इसी चीज को आगे हम देखेंगे दोस्तों। देखिए फोर्स का जो बेसिकली हमने आपको क्या बताया, मास इनटू एक्सेलरेशन। सबसे पहले देखिए फोर्स का पहले फॉर्मूला लिखिए, फोर्स का लिखिए फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू, हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं ACC का मतलब होगा एक्सेलरेशंस, क्लियर है, इनटू यहाँ पे क्या हो गया S का मतलब, यहाँ पे ये वाले S का मतलब क्या है, डिस्टेंस है। समझना है बात को एकदम। अब देखिए मास को हम किससे नोट करेंगे, कैपिटल M, जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया। एक्सेलरेशंस का देखिए, एक्सेलरेशंस का जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर का मतलब क्या होता है, लेंथ, और इसका मतलब क्या होता है, लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर, समझिए बात को, और इनटू
और इंटू एस। एस का मतलब यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस होगी। देखिए अब डायमेंशनल को हम निकालेंगे, तो डायमेंशनल्स को हमने कहा था कि बिग ब्रैकेट में लेंगे। देखिए यहाँ पे m टू दी पावर 1 डॉट l टू दी पावर 1, चूंकि l के ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए t यानी कि 1/t स्क्वायर को हम लिख सकते हैं t टू दी पावर -2, बिल्कुल लिखेंगे, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। और इस का मतलब क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है। डिस्टेंस बोल दे या डिस्प्लेसमेंट बोल दे, है तो कोई दूरी ना, और दूरी को हम लोग किससे बोलते हैं, l बोलेंगे, और l टू दी पावर क्या हो गया, ये 1। अब देखिए यहाँ पे कैसे प्रूफ होता है, m टू दी पावर 1। अब देखिए l का हम स्क्वायर बोल दे, क्योंकि देखिए ये l और ये l दोनों चूंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो हाँ ऐड होगा। अब t टू दी पावर -2, t टू दी पावर के -2। तो जो दोस्तों जो फॉर्मूला जो फाइनली हमारा निकल करके आएगा m l स्क्वायर t इनवर्स 2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वर्क। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था 1 जूल का हमने आपको डेफिनेशन बताया था, द प्रोडक्ट ऑफ 1 न्यूटन एंड 1 मीटर का हमने प्रोडक्ट बताया था। बट सीजीएस टर्म्स कंडीशन में हम बात करेंगे, इट इज डिफाइनिंग 1 अर्क के बारे में बात करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन व्हेन ए नेट फोर्स, द वर्क डन व्हेन ए नेट फोर्स ऑफ 1 डाइन, व्हेन अ नेट फोर्स ऑफ 1 डाइन, यानी जब हम एक डाइन फोर्स लगाएंगे टू डिस्प्लेस ए बॉडी थ्रो ए 1 सेंटीमीटर, एक डाइन हम फोर्स लगाएंगे जिससे हमारे एक डाइन फोर्स लगाने की वजह से 1 सेंटीमीटर कोई बॉडी मूव करेगा, कोई बॉडी डिस्प्लेस करेगा। जिस दिशा में हमने फोर्स लगाया उस चीज को हम क्या बोलेंगे, अर्क बोलेंगे, यानी 1 अर्क बोलेंगे, सिंपल। सो अब हम देखेंगे कि अब तक तो हमने ये बताया था कि अगर हम जिस बॉडी पे हम कोई फोर्स लगाते हैं वो हमने क्या लगाया था, बिल्कुल सीधा लगाया था। हमने क्या लगाया था, बिल्कुल स्ट्रेट कंडीशन में हमने लगाया था। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि अगर किसी बॉडी पे हमने इंक्लाइंड फोर्स लगाया, अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स कैसे लगाया, इंक्लाइंड पोजीशन में लगाया, मतलब कि किसी बॉडी को पकड़ के जस्ट लाइक जैसे हम एक ट्रॉली को हम क्या कर रहे हैं, ट्रॉली बैग को हम पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं उसको, तो ये देखिए ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है और ये एक इमेजिनरी पैरेलल लाइन है ग्राउंड सरफेस के, यानी कि ए और बी मान लीजिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, आप इसको मान लीजिए कि ये कोई दूरी है और ये एक इमेजिनरी लाइन जा रहा बगल से जो कि इसके पैरेलल में है। तो ये जो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है यहाँ, ये इस पैरेलल लाइन के अबाउट, यानी ये इस इमेजिनरी लाइन के अबाउट कोई एंगल बना रहा है, थीटा, जिस एंगल को हमने क्या बोला, थीटा। तो ये एक्चुअल में कितना एंगल है, ये इसी एंगल पे डिपेंड करता है कि हम जो इंक्लाइन पोजीशन में किसी ऑब्जेक्ट को हम खींचेंगे, हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने खींचा, पुल किया, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो इस केस में जो होता है फॉर्मूला होता है वर्क का, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू कॉस थीटा। क्योंकि इस टर्म को हमको कैलकुलेट करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि एंगल कितनी है, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हम देंगे और इंटू एस। और एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है डिस्टेंस, यानी कि एक ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था और जब हमने पुल किया इसको, हमने इस पर कोई फोर्स लगाया, तो हमारे फोर्स लगाने की वजह से क्या हो गया, इसने क्या किया, कोई दूरी को तय किया। तो इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है F इंटू एस, जैसा कि हमने पहले आपको सिंपल केस में बताया था, मगर चूंकि ये इंक्लाइंड पोजीशन पे लग रहा है तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे कॉस थीटा को इंक्लूड करेंगे। सो यहाँ पे W इज इक्वल टू वेक्टर F इंटू वेक्टर S, यानी कि फोर्स डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस में। नाउ वी स्टार्ट द टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क कितने टाइप के होते हैं, नंबर 1 जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क एंड निगेटिव वर्क, एज आई टोल्ड यू इन माय वीडियो लेक्चर, जो हमने आपको बताया था। फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे क्या, जीरो वर्क क्या होता है। जीरो वर्क के केस में क्या होता है दोस्तों, कि अगर जैसा कि अभी हमने आपको फॉर्मूला दिखाया था W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, उसमें अगर थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 होगी। अगर थीटा की वैल्यू जो होगी, यानी कि ये देखिए फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा, और यहाँ ये जो है, ये जो थीटा की जो वैल्यू, थीटा के वैल्यू अगर 90 होगी तो वर्क का वैल्यू 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में आपने पढ़ा होगा कॉस थीटा यानी कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होगी, और 0 को किसी भी चीज से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा अल्टीमेट वैल्यू 0 होगा। इट मींस इफ वी अप्लाइड ए फोर्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मान लीजिए ये कोई लैगेज है, ये कोई लैगेज है,
किसी कुली ने या किसी इंसान ने इस चीज को उठाया, ऊपर की तरफ उठाया और अपने सर पे, अपने हेड पे इसने सामान को रख लेने की फोर्स जो अप्लाई हुआ ये किधर हुआ, ये ऊपर की दिशा में हुआ और वो सामान को लेकर के मूव किया। यानी कि ये जो आपका कंडीशन बना, ये कंडीशन एंड ये, यानी कि ये और ये जो टॉप का भी जो बना, ये क्या आपका फोर्स है, अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो इस केस में क्या होगा, जो वर्क की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। पॉजिटिव वर्क यानी कि इफ द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कहने का मतलब है कि देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे हमने कोई फोर्स लगाया F, और ये देखिए ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है, ये जो एरो सिंबल है ये डायरेक्शन ऑफ क्या है, फोर्स बता रहा है। और ये क्या हुआ, ये फिर हमने फोर्स इस पर लगाया और ये मूव इसी दिशा में किया, कहाँ किया, यही दिशा में, ये सामने की दिशा में मूव किया। यानी कि इफ द अप्लाइड फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन द वर्क इज सेड टू बी द पॉजिटिव वर्क। और इसमें क्या होता है, जो थीटा की जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ थीटा इज बिटवीन द 0 एंड द 90, 0 और 90 डिग्री के, 90 नहीं, 90 अगर आ गया तो 0 वर्क हो जाएगा। आप कह सकते हैं 89 डिग्री, तो भी आप क्या कह सकते हैं, वर्क जो होगा आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि 0 से लेकर के 90 के बीच में होगा, देन द वर्क इज सेड टू बी द पॉजिटिव। एग्जाम्पल पुशिंग, एग्जाम्पल क्या हो गया, पुशिंग ऑफ डेस्क और पुशिंग ऑफ एनी टेबल या बेंच एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अब देखेंगे हम लोग, नाउ स्टार्ट द नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होती है, नेगेटिव वर्क में क्या होता है कि इफ द थीटा, यानी कि वैल्यू ऑफ जो थीटा होगी वो 90 और 180 के बीच में होगी, 90 नहीं होगा, 90 से ज्यादा और 180 तक या 180 के बीच में होगा, उसकी जो यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। एग्जांपल जैसे कि हमने आपको ऑडियो क्लिप में बताया था, अपने वीडियो सेशन बताया था, पुशिंग ऑफ टेबल। अगर हम किसी टेबल पे फोर्स लगाते हैं तो टेबल का जो बॉटम सरफेस है और जमीन का जो टॉप सरफेस है, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अपोजिट नेचर का होगा। हमने अगर फोर्स लगाया ईस्ट तो फ्रिक्शन फोर्स होगा वेस्ट, हमने फोर्स लगाया नॉर्थ तो फ्रिक्शन फोर्स होगा कहाँ, साउथ की दिशा में होगा। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, देखिए द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस डिस्प्लेसमेंट, सो थीटा इज इक्वल टू 180। अगर थीटा की वैल्यू 180 है, यानी कि बिल्कुल आप इस कंडीशन को देख लें, थीटा की वैल्यू क्या होती है, 180 है, देन द वर्क ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स इज सेड टू बी द निगेटिव। और वो वर्क कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और थीटा का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री आपने पुटअप किया और कॉस 180 की वैल्यू क्या होगी, -1 होगा। तो जब -1 किसी चीज से वहां मल्टीप्लाई होगा तो सीधा क्या आ जाएगा, वर्क की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। दैट्स ऑल, थैंक यू। सो बेसिकली ये जो वर्क का जो पार्ट है ये बिल्कुल आपको एंड हो चुका है आपका, और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो अपकमिंग सेशन हमारा होगा, दैट विल बी द पावर। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।